हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि पिछले भारत के भूगोल के लेक्चर में हम लोगों ने भारत की भूगर्भिक संरचना को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, और आज उसी के अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में। ठीक है। भूगर्भिक संरचना में क्या होता है कि भूमि के अंदर की चीज़ों को हम लोगों ने देखा था, जो विभिन्न चट्टान क्रम भारत के अंतर्गत थे। और आज हम लोग भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत जो भूमि के ऊपर की संरचना है, यानी कि जो भारत की जो भूमि है उसके ऊपर जो विभिन्न संरचनाएं पाई जाती हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप भारत के मैप को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए और अपने दिमाग में थोड़ा सा देखिए कि जो भारत की भू आकृति है, यानी कि जो धरातल के ऊपर विभिन्न आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान। तो आप मैप में एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से देखिए भारत के, कि भारत में क्या क्या पाया जाता है, यानी कि कौन कौन सी आकृतियां पाई जाती हैं। तो अगर आप भारत के मैप को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर बहुत सारी भू आकृतियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि भारत या तो सिर्फ मैदानी हो, या तो सिर्फ पर्वतीय हो, या फिर मरुस्थलीय हो, ऐसा नहीं है। भारत में ये सारी ही आकृतियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आप जब इधर देखेंगे, ठीक है, ये तो ये आपको पूरा पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा, यानी कि हिमालय। उसके बाद अगर आप हिमालय के थोड़ा नीचे देखेंगे इधर की तरफ, ठीक है, ये तो ये क्या है, ये आपको मैदानी क्षेत्र मिलेगा। ठीक है। आप इधर राजस्थान की तरफ जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मरुस्थल भी आपको मिल जाएगा। और जब आप इस क्षेत्र की बात करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ नीचे की तरफ आए तो ये हम लोग देखेंगे, ये क्या है, तटीय मैदान है। ठीक है, क्योंकि भारत समुद्र से भी लगा हुआ है। तो अगर हम भारत को बहुत ही अच्छी तरीके से देखें तो भारत में सारी चीज़ें हैं। और अगर हम थोड़ा सा मुख्य भूमि से अलग होकर देखेंगे तो भारत में विभिन्न द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम भारत को बहुत ही अच्छी तरीके से देखें, इसके भू आकृति को, तो यहाँ पर पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, मरुस्थल भी है। ठीक है। और ये आपका तटीय क्षेत्र भी हैं, या फिर इसको कहें तटीय मैदान भी हैं, और द्वीप समूह भी हैं। तो यही सबको मिला के भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश हैं उनको मुख्यतः 6 भागों में विभाजित किया गया है। कितने में? 6 में। तो सबसे पहले इधर से हम लोग स्टार्ट करें, बिल्कुल उत्तर से, तो यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर क्या है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा, हिमालय के थोड़ा सा हम लोग दक्षिण में देखें तो यहाँ पर क्या है, उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, तो ये दूसरा भू आकृतिक प्रदेश हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें उत्तर भारत के मैदान के और थोड़ा सा दक्षिण में देखें तो ये क्या आ जाता है, ये हो जाता है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो तीसरा भू आकृतिक प्रदेश क्या हो गया, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। अब हम लोग बात करें इधर थोड़ा सा, इसी के प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसके थोड़ा सा इधर हम लोग ये वाला जो क्षेत्र देखते हैं, ये क्या है, ये है तटीय मैदान। तो ये चौथा भू आकृतिक प्रदेश हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो मुख्य भूमि से हटके भारत के जो द्वीप समूह हैं विभिन्न, तो ये पांचवा भू आकृतिक प्रदेश हो गया, जो कि है भारत के विभिन्न द्वीप समूह। उसके बाद अगर हम लोग इस राजस्थान वाले क्षेत्र को देखें तो ये क्या है, आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर थार का रेगिस्तान है, तो ये हो गया मरुस्थल क्षेत्र। तो इस तरीके से भारत के भू आकृति को 6 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, मरुस्थल, और भारत के जो विभिन्न द्वीप समूह हैं। ठीक है, तो ये आपने भारत के भू आकृतिक प्रदेशों का विभाजन देखा। उसके बाद आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करेंगे हिमालय के बारे में। तो हिमालय के बारे में बहुत सी चीज़ों को जानने से पहले सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की।
ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कमी देखेंगे, बस ये देख लेंगे कि हाँ हिमालय का जो उत्पत्ति है या फिर जो इसका निर्माण है वो किस तरीके से हुआ है। तो ये तो एक फोटो यहाँ पर लगी है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था जब हम भारत की भूगर्भिक संरचना को देख रहे थे। तो भूगर्भिक संरचना को देखने से पहले मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि पहले जो पूरी पृथ्वी थी उस पर सिर्फ एक विशाल भूखंड था जिसका नाम था पेंजिया, और उसके दो भाग थे, एक था लॉरेशिया और दूसरा था क्या क्या था, वो था गोंडवाना, और जो भारत है उसी गोंडवाना का भाग है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप फिर से कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपके सामने फिर से एक फ़ोटो दिखाता हूँ तो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। हाँ ये देखो, इसके संदर्भ में हम लोगों ने भारत की भूगर्भिक संरचना में बात की थी, तो इसको आप जरा देखिए। ठीक है, तो 225 मिलियन वर्ष पूर्व ये स्थिति थी। उसके बाद आप देखेंगे कि पेंजिया में विखंडन हुआ, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड अलग अलग हुए, फिर 65 मिलियन वर्ष पूर्व इस तरीके से महाद्वीप अपने जो स्थिति में थे वो थे, और वर्तमान में हम देखें तो यहाँ ये इस तरीके से है। तो अब आप यहाँ पर 65 मिलियन वर्ष पूर्व इंडिया की स्थिति को देखिए। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये अफ्रीका के मेडागास्कर से लगा हुआ है। ठीक है, और कल मैंने पिछली वीडियो में आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो ये धरातल है ये विभिन्न भूगर्भिक प्लेटों पर टिका हुआ है, और जो वो प्लेटें हैं वो लगातार गतिशील हैं। ठीक है, तो ये थी कौन सी, मैं बात बताऊं आपको, ये थी यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट थी और ये है इंडियन प्लेट। तो जो ये इंडियन प्लेट है इसका जो मतलब क्या बोले, इसकी जो गति है वो है उत्तर की तरफ, और जो यूरेशियन प्लेट की जो गति है वो थोड़ा इधर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इस फोटो को देखिए, ये इंडियन जो प्लेट है वो लगातार इधर की तरफ चल रही है। ठीक है, और जो यूरेशियन प्लेट है वो इधर की तरफ गति कर रही है। ठीक है, और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि पहले सिर्फ एक ही सागर था, वो था टेथिस सागर। कौन सा था, ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके, टेथिस सागर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ रही है और जो यूरेशियन प्लेट है वो इधर की तरफ आ रही है, तो इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, अभिसरण की प्रक्रिया हो रही है। अभिसरण मतलब होता है मिलना या फिर टकराना, ये भूगोल की टर्मिनोलॉजी है, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, तो इंडियन प्लेट लगातार उत्तर की तरफ बढ़ रही है और जो यूरेशियन प्लेट है वो ऐसे आ रही है। तो बहुत जब मिलियंस जो वर्ष थे उनमें लगातार ये प्रक्रिया चलती रही, तो ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास में आ गई। और यहाँ पर क्या होगा, जो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या था, टेथिस सागर। और टेथिस सागर में क्या था, आपको पता ही होगा सागरों में बहुत सारे अपसाद होते हैं। अपसाद मतलब मलबा, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये चार चीज़ें बताई थी। तो जो टेथिस सागर में अपसाद था उसमें क्या हुआ, बलन पड़ने लगा, क्योंकि यहाँ से ये फोर्स कर रहा था इंडियन प्लेट और उधर से यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकरा रहे थे, तो बीच में जो टेथिस सागर में अपसाद था उसमें बलन पड़ने लगा, और वही अपसाद उठते उठते उसने हिमालय पर्वत का रूप ले लिया। तो इस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई। और ये जो अभिसरण की प्रक्रिया थी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य में, ये विभिन्न चरणों में हुई, इसीलिए हम आज देखते हैं कि हिमालय की विभिन्न श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में। और हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी वो सेनोजोइक महाकल्प में हुई थी। सेनोजोइक को मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था, इसको कैनोजोइक बोलते हैं। ठीक है, जो भी आपको सेनोजोइक लिखा मिले या फिर कैनोजोइक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं हिमालय के बारे में। तो हिमालय के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये भारत के उत्तर में और उत्तर पूर्व में फैला हुआ है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके,
और ये 4 श्रेणियों में विभाजित है। वैसे अभी हम लोग हिमालय के विभाजन को आगे देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझिए आप कि हिमालय कहाँ पर है, उत्तर में और उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में अभिसरण की प्रक्रिया के चलते, और ये प्रक्रिया विभिन्न समय में होती है, मतलब होती रही है, इसीलिए यहाँ पर विभिन्न श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं और ये प्रक्रिया अभी भी लगातार जारी है। यानी कि जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर की तरफ बढ़ के यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इसीलिए जब दो प्लेटें आपस में मिलती हैं या फिर अपसरित होती हैं तो वहाँ पर कंपन होता है और उसकी वजह से क्या होता है, ये भूकंप वाला क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए अगर आप पूरे हिमालय को देखेंगे तो ये भूकंपीय दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है, अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या फिर मेंस में भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि हिमालय जो है उसका निर्माण जो टेथिस सागर था उसमें जो अवसाद था उसके बलन से हुआ था। ठीक है, जब दो प्लेटें आपस में मिली तो इसलिए ये कैसा है, ये एक बलित पर्वत है। बलित पर्वत को मोड़दार पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब अवसाद में बलन हुआ तो इस तरीके से जब हिमालय ऊपर उठा तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बलन। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इस हिमालय की यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई को देखें तो लगभग ये 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने, 2500 किलोमीटर में। और अगर हम इसके क्षेत्रफल को देखें यहाँ से भारत में तो ये लगभग है 5 लाख वर्ग किमी। कितने में, 5 लाख वर्ग किमी में। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसकी लंबाई को देखें तो ये लगभग है 2500 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग देखें तो ये जो हिमालय है इसका जो सबसे ये वाला जो बिंदु है वो कौन सा है, नंगा पर्वत है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी कि सबसे पश्चिमी जो इसकी चोटी है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सबसे इसका जो पूर्वी छोर है वो है कौन सा, नामचा वरवा पर्वत है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो ये हिमालय है ये पश्चिम में भी दक्षिण की तरफ मुड़ गया है और पूर्व में भी दक्षिण की तरफ मुड़ गया है, यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, ऐसे। तो इसी दक्षिणवर्ती मोड़ को हम लोग पश्चिम में देखें तो ये अफगानिस्तान में हिंदकुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। किसके, हिंदकुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इसको पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग पूर्व में इसके दक्षिणवर्ती मोड़ को देखें तो ये म्यांमार में चला गया है, जिसे हम म्यांमार में जानते हैं अराकान योमा के नाम से। ठीक है, तो ये आपने देखा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ये हिमालय है इसकी भारत की जलवायु में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे, तो हम लोग जब भारत की भौगोलिक अवस्थिति पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, कर्क रेखा को। और कर्क रेखा कुछ ऐसे गुजर रही थी। ठीक है, तो आप जब ग्लोब पर देखेंगे तो ये होता है 0 डिग्री अक्षांश, और ये थी कर्क रेखा और ये थी मकर रेखा। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और जो कर्क रेखा के उत्तर में और जो मकर रेखा के दक्षिण में क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो अब अगर हम लोग भारत की जलवायु को देखें तो भारत की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंध है। और अगर आप कर्क रेखा की स्थिति को भारत में देखें तो उसके हिसाब से जो भारत का उत्तर वाला क्षेत्र है उसे शीतोष्ण कटिबंध में होना चाहिए। लेकिन हिमालय के चलते क्या हुआ है कि ये जो हिमालय है बहुत विशाल है और बहुत ऊंचा है, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर पाई जाती हैं, हिमालय पर। और यही हिमालय है जिसकी वजह से जो उत्तरी ध्रुव से ठंडी पवनें हैं, और यहाँ पर देखेंगे आप साइबेरिया है,
वहाँ से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं उसे रोक कर रखा है, और इसीलिए भारत की जो जलवायु है उसे शीतोष्ण कटिबंध में परिवर्तित नहीं होने देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि संपूर्ण भारत की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय है। ये तो बात हुई ठंड की या फिर सर्दियों के मौसम की। उसके बाद अगर हम लोग मानसून में देखें तो हम लोग देखेंगे कि जो अरब सागर से मानसून उठता है, ठीक है, वो भी क्या करता है, हिमालय से टकरा के ही अपनी आर्द्र हवाओं द्वारा पूरे भारत में वर्षा करता है। ठीक है, पूरे भारत में तो नहीं, यहाँ पर जो ये वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर वर्षा होती है इन्हीं मानसूनों के टकराने से। तो आप देखेंगे कैसे पूरा जो हिमालय है वो ठंडी पवनों को आने से भी रोक रहा है, और उसके बाद वर्षा के मौसम में वर्षा कराने के लिए भी उत्तरदायी है। इसीलिए हम देखेंगे कि भारत की जलवायु में हिमालय की बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये आपने देखा हिमालय के संदर्भ में। सेनोजोइक महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई थी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से ये भूकंपीय दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है। उसके बाद ये एक बलित पर्वत है क्योंकि इसका निर्माण वलन के प्रक्रिया के स्वरूप में हुआ है। उसके बाद इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी, पश्चिम से लेकर पूर्व तक 2500 किलोमीटर, और इसका जो क्षेत्रफल है भारत में वो है 5 लाख वर्ग किमी। सबसे पश्चिमी चोटी कौन थी, नंगा पर्वत, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, और सबसे पूर्वी चोटी थी नामचा पर्वत जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आप देखेंगे कि हिमालय पश्चिम और पूर्व में दक्षिण की तरफ मुड़ गया है, जिसे अफगानिस्तान में हिंदकुश पर्वत के नाम से जानते हैं और पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत के नाम से। और पूर्व में हम इसके दक्षिणवर्ती मोड़ को देखें तो इसे म्यांमार में अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि किस प्रकार से हिमालय भारत की जलवायु में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने हिमालय के बारे में छोटी चीज़ें देखी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हिमालय का विभाजन है वो किस तरीके से किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो अभिसरण की प्रक्रिया थी वो विभिन्न चरणों में हुई है, इसीलिए हिमालय में विभिन्न श्रेणियां पाई जाती हैं और ये प्रक्रिया अभी भी लगातार चल रही है। इसीलिए आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप जब भी देखेंगे तो हिमालय की जब ऊंचाई को मापा जाता है तो कुछ ना कुछ ये बढ़ के ही मिलती है, क्योंकि अभिसरण की प्रक्रिया लगातार चल रही है और हिमालय लगातार उस बलन के पड़ने से ऊपर उठता चला जा रहा है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं हिमालय के विभाजन को। तो हिमालय को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ट्रांस या फिर पार हिमालय, बृहद या फिर आंतरिक हिमालय, लघु या फिर मध्य हिमालय, और शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो इधर कुछ आपको जो फैलाव मिलेगा, ठीक है, इधर लद्दाख वाले क्षेत्र में ये है ट्रांस हिमालय। उसके बाद यहाँ पर जो फैलाव है ऐसे करके वो क्या है, बृहद हिमालय, और इसके नीचे जो फैलाव है वो क्या है, ऐसे करके लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय का, और जो सबसे अंतिम वाला जो फैलाव इसका दक्षिण में है उसे बोलते हैं शिवालिक। तो इन 4 श्रेणियों में हिमालय का विभाजन किया गया है। तो इन्हीं 4 श्रेणियों के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे ट्रांस या फिर पार हिमालय की। तो सबसे पहले हम देखें, अभी जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में समझाया था कि ये जो ट्रांस हिमालय है वो कुछ यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय को अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर इसकी 3 श्रेणियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, और इन जो सबसे उत्तरी श्रेणी है वो है काराकोरम, फिर ये है लद्दाख, और इसको बोलते हैं जास्कर। तो ये 3 श्रेणियां हैं जो कि ट्रांस हिमालय पर पाई जाती हैं। अब आप इन श्रेणियों को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए और इनका जो उत्तर से दक्षिण का क्रम है वो भी समझ लीजिए। सबसे उत्तर में क्या है, काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख और उसके बाद जास्कर। उसके बाद अगर हम इस ट्रांस हिमालय को देखें तो इसका सर्वाधिक जो फैलाव है वो कहाँ पर पाया जाता है, इस तिब्बत वाले रीजन में। इसीलिए इसको हम लोग तिब्बतियन हिमालय भी
कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इस क्षेत्र को देखें तो इसमें क्या है कि हमेशा बर्फ जमी रहती है और उस जमी हुई बर्फ के कारण यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर हम देखें तो ये एक शीत मरुस्थल का क्षेत्र है जहाँ पर कि वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद हम लोग देखें तो इस जो काराकोरम श्रेणी है इसे कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पर? तिब्बत में। जो ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पर क्या है कि जो काराकोरम श्रेणी है उसे कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये काराकोरम श्रेणी है, जो इस ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। और ये एक चीज़ और ध्यान रखना, ये भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी भी है। कौन सी? काराकोरम। अब एक चीज़ आप देखेंगे कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? K2, या आप इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। ये भी काराकोरम में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर। जो ये पाक अधिकृत कश्मीर वाला हिस्सा था उसी में ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि काराकोरम रेंज पर है, यहाँ पर स्थित है। और ध्यान रखना, ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सॉरी, भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि पहले पर कौन है? माउंट एवरेस्ट, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे जब हम लोग इसके दूसरे लेक्चर को देखेंगे इसी के अंतर्गत। तब हम लोग जब बृहद हिमालय की बात कर रहे होंगे वहाँ पर आपका माउंट एवरेस्ट का जिक्र आएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया कि ये जो K2 है वो भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद ये जो काराकोरम श्रेणी आपको दिख रही है, यहाँ पर कुछ ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। तो उन ग्लेशियर को आप लोग देख लीजिए। एक तो सियाचिन है, ससाइनी है, हिस्पर है, बियाफो है, बालतोरा है और चोमोलुंगमा है। ये आपको ग्लेशियर कहाँ पर मिलेंगे? काराकोरम श्रेणी पर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित इन ग्लेशियरों में से कौन सा सबसे बड़ा है, तो वो है सियाचिन, यानी कि सियाचिन काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसके बाद हम लोग जब बात करेंगे ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी है लद्दाख। ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? राका पोसी। और ये जो चोटी है वो इसीलिए फेमस है क्योंकि ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। तीव्र ढाल का मतलब ये बहुत ही इस तरीके से होगी, कुछ बिल्कुल खड़ी हुई। तो जो राकापोसी चोटी कहाँ पर स्थित है? लद्दाख रेंज में। और ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो ये बात हो गई किसकी? ट्रांस और या फिर पार हिमालय की। सारी चीज़ों को आपने देखा कि यहाँ पर 3 प्रमुख श्रेणियाँ इस ट्रांस हिमालय पर स्थित हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद देखेंगे इस ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है और यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, इसीलिए वनस्पतियों का अभाव यहाँ पर है। और जो काराकोरम श्रेणी है उसे तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। और इस काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। और इसी काराकोरम श्रेणी पर भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसका कि अन्य नाम गॉडविन ऑस्टिन है, वो भी पाई जाती है। और K2 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहले पर कौन है? माउंट एवरेस्ट। और अगर हम लोग इस काराकोरम रेंज की बात करें तो यहाँ पर सियाचिन, ससाइनी, हिस्पर, बियाफो, बालतोरा और चोमोलुंगमा जैसे ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिनमें कि सबसे बड़ा सियाचिन है। और लद्दाख श्रेणी पर एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है राकापोसी। ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को देखा। बाद बाकी जो हिमालय के अन्य भाग हैं जैसे कि बृहद, लघु, शिवालिक, इनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और आपका अगर कोई डाउट भी बनता है तो उसे आप कमेंट के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लूँगा।
तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।